आप सभी का स्वागत है। आज हम मनुष्य में पाचन तंत्र को जानेंगे। पाचन तंत्र को समझने से पहले यानी पाचन की प्रक्रिया क्या होती है उसे समझेंगे और उसके पहले भोजन क्या होता है, क्योंकि पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले भोजन तत्वों की आवश्यकता होती है और भोजन तत्व ही पाचन क्रिया को करने में मदद करते हैं। तो उससे पहले हम भोजन को समझते हैं कि भोजन क्या है, हमारे लिए भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन के प्रकार कितने हैं, ये सभी बारी बारी से हम समझते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भोजन किसे कहते हैं। तो देखिए, भोजन यानी वे तत्व जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, वसा, प्रोटीन, जल आदि तत्व निहित होते हैं और हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उसे भोजन कहा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रश्न ये उठता है कि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों, यानी प्रश्न यही है कि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि शरीर के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत आसानी से होती है। और तीसरा देख रहे हैं पॉइंट आप, भोजन से शरीर में वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करने में आवश्यक खनिज तत्व एवं विटामिनों की आपूर्ति होती है। तो आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, यानी हमारे लिए भोजन आवश्यक होने का मुख्य तात्पर्य क्या है, यानी शरीर के लिए ऊर्जा की आपूर्ति का होना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत होना और भोजन से शरीर में वृद्धि होना और जिससे हमें रोगों से रक्षा करने में जो खनिज तत्व हैं और विटामिन हैं इनकी पूर्ति आदि हो जाती है। तो हमें ये पता हुआ कि भोजन की आवश्यकता क्यों है। अगर हम भोजन के अवयव की बात करते हैं कि भोजन में कितने प्रकार के अवयव हैं, तो देखिए भोजन में मुख्यतः अगर अवयव की बात किया जाए तो भोजन में कार्बन तत्व की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भोजन को दो बड़े भागों में बांटा गया है। कौन कौन दो भाग हैं? पहला भाग है कार्बनिक भोजन और दूसरा भाग है अकार्बनिक भोजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बनिक भोजन किसे कहते हैं। तो कार्बनिक भोजन उसे कहते हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति हो। और कार्बन की उपस्थिति के अनुसार अगर हम देखें कार्बनिक भोजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग है कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण के रूप में चावल। दूसरा भाग है वसा, जिसका उदाहरण है तेल। और तीसरा भाग है प्रोटीन, यानी उदाहरण के रूप में हो जाएगा दलहन। उसके बाद चौथा भाग है विटामिन्स का उदाहरण है फल, सब्जी। और पांचवा भाग है न्यूक्लिक अम्ल, जिसका उदाहरण है फल और सब्जी। तो आपने कार्बनिक भोजन को देखा। अब हम चलते हैं अकार्बनिक भोजन के रूप में। देखिए, अकार्बनिक भोजन का तात्पर्य वे है कि वे तत्व, यानी कह सकते हैं कि भोजन में कार्बन तत्वों की उपस्थिति नहीं होती है, यानी कार्बन तत्व की अनुपस्थिति जब पाई जाती है तो उसे अकार्बनिक भोजन कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के हैं? तो मुख्य रूप से आप देखेंगे खनिज तत्व हैं, और खनिज तत्व में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, आयोडीन आदि। और दूसरा है जल, यानी अकार्बनिक भोजन के रूप में जल पाए जाते हैं। तो आपने अभी भोजन के बारे में जाना कि भोजन क्या है, भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है और भोजन के अवयव कितने प्रकार के हैं और इन अवयव को आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा कि भोजन के अवयव के आधार पर दो भाग है, कार्बनिक भोजन और अकार्बनिक भोजन। तो हम बारी बारी से यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कह सकते हैं फैट, न्यूक्लिक अम्ल, इनके बारे में बात हम करते हैं। तो आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, इन्हें हम शर्करा का फॉर्म करते हैं और इनमें अगर हम कार्बन की उपस्थिति देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट में आप पाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है। वही चीज अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ये सूक्ष्म तत्व हमारे लिए जरूरी होते हैं। और अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में RNA और DNA आदि के रूप में हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा हम फैट की बात करें तो फैट में तत्व मिलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आदि पाए जाते हैं। तो हमने बहुत छोटे रूप में कार्बनिक भोजन को जान लिया। और अकार्बनिक में जिसमें कार्बन की अनुपस्थिति पाई जाती है, जिसमें खनिज तत्व, और खनिज तत्व तो आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, यानी बोन्स और दांतों के लिए मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है, आयरन, आयोडीन आदि। और जल तो बहुतायक रूप से भी हमारे जरूरी, क्यों? क्योंकि हमारे जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल अति आवश्यक होती है। तो अब हम बात करेंगे विटामिन का, यानी बारी बारी से कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में तो बात की, अब हम डिटेल से विटामिन के बारे में बात करेंगे। देखिए विटामिन वे तत्व होते हैं, यानी वे तत्व हैं जिनके मतलब जिनसे हमारे शरीर में थोड़ी ही मात्रा में प्राप्ति होने से हमारे शरीर में यानी पूर्ति हो जाती है। तो आइए देखिए स्क्रीन पर कि विटामिन के बारे में क्या दिखाया जाता है। यानी विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी थोड़ी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को, यानी इनकी थोड़ी ही मात्रा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनकी कमी होने से, यानी इनकी कमी होने से शरीर में अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो आपको पता है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत थोड़ी ही मात्रा में जरूरी है। और ये उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को देखा जाए तो हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, पाचन, परिसंचरण आदि क्रियाओं को मेंटेनेंस करने में विटामिन बहुत उपयोगी होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कह सकते हैं डिफिशियंसी डिजीज होती है, यानी अपूर्णता का रोग हो जाता है। अभी हमने विटामिनों के बारे में जानकारी हासिल की। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, भोजन में इसकी सूक्ष्म मात्रा ही बहुत जरूरी होती है जिससे इनकी पूर्ति हो जाती है। अगर इनकी कमी होती है तो अपूर्णता का रोग हो जाता है। आइए जाने कि विटामिनों की खोज किसने की और विटामिन की श्रेणियां कितनी है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, विटामिनों की खोज सर्वप्रथम N.I. लुनिन नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी। विटामिन का नाम सन 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपको मालूम होगा कि विटामिन को खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है N.I. लुनिन। 1880 में इन्होंने खोज किया था और विटामिनों का नामकरण 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। अगर हम विटामिनों की श्रेणियों को देखें तो विटामिन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे आपको पता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। आप पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन नाम किसने दिया और विटामिनों की श्रेणियां कितनी है, सभी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। वैसे हम भी आपको एक अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं जिससे आपका रिकॉल हो जाएगा। तो आइए हम श्रेणियों को देखते हैं। तो श्रेणियों में कौन सी है? पहली श्रेणी का नाम है कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन को अगर हम देखेंगे तो विटामिन ए, डी, ई और की ये वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अगर हम बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन मात्र बी और सी होती है। तो आइए आप स्क्रीन पे देखिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। मैंने यहाँ पे लिखा है ADEK, इसको एडेक भी बोलते हैं। आप याद करने में रख सकते हैं कि इसको एडेक भी कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को बी एंड सी कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम विटामिनों का नाम, इनका रासायनिक नाम और इनके मुख्य स्रोत, इनकी कमी आदि चीजें जो है हम जानते हैं। तो देखिए विटामिन का नाम में पहले हम लोग
जानने की कोशिश करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपको पता है ए डी ई और के। ये कुल मिलाकर 4 ऐसी विटामिन है जो सिर्फ वसा में घुलती है। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन से तात्पर्य क्या है, यानी वसा में घुलनशील तात्पर्य ये है कि वे तत्व यानी वे भोज्य पदार्थ जो वसाओं के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद कह सकते हैं कि नए पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यानी ये वे पदार्थ जो वसाओं के साथ ही क्रिया करेंगे, अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करेंगे। तो हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसका स्रोत को अगर देखा जाए तो स्रोत में अंडे है, मक्खन है, गाजर है आदि, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और दूसरा एक बीमारी है जीरोथेल्मिया। अगर हम बात करते हैं विटामिनों के स्रोत की, तो आप एक केंद्र बिंदु रख लीजिए, जैसे अनाज, दूध, मांस, हरी सब्जी, फल, दलहन इत्यादि। इतने पदार्थों का अगर हम सेवन करते हैं तो इसमें सर्वोत्तम विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। तो हम जितने भी विटामिनों का नाम पढ़ेंगे और उनमें बराबर स्रोतों को अगर हम पढ़ते चलें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप स्रोत में बस इतना रखिए, क्या, अनाज, दूध, मांस, हरी सब्जी, फल, दलहन इत्यादि, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में सभी विटामिनों की पूर्ति होती है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे विटामिन ए रासायनिक नाम आपको याद रखना होगा, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और एक और बीमारी है जिसका नाम है जीरोप्थेल्मिया। ये अगर हम बात करते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसको सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है, यानी सूर्य से ही हमें प्राप्त हो जाती है। और इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, और दूसरी बीमारी है ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। अब चलते हैं विटामिन ई के पास। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल की कमी से अंगघात जिसको पैरालिसिस या लकवा कह सकते हैं। आगे है विटामिन ई का रासायनिक नाम है नेप्थोक्यूनॉन, और नेप्थोक्यूनॉन की कमी से हैमरेज, यानी आप ध्यान दिए होंगे कि हैमरेज का मतलब ये होता है कि अचानक बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना, इसको बोलते हैं यानी हैमरेज, यानी रुधिर स्राव का रुक जाना, यानी थक्का जम जाना। तो ये कमी होती है विटामिन कह सकते हैं के कारण पाई जाती है। तो आपने वसा में घुलनशील विटामिनों को देखा एडेक करके, यानी ए डी ई और के। इनके स्रोतों की बात करें तो स्रोतों में हम आपको बताए हैं कि आप मुख्य रूप से इसे याद रखिएगा, तो ये सारे स्रोत आपको पता चलेगा। अब हम चलते हैं जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन मात्र बी एंड सी होती है, लेकिन विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी का क्या क्या कॉम्प्लेक्स है इसको हम जानेंगे। तो आइए देखिए स्क्रीन पर क्या क्या दिखता है आपको। तो विटामिन बी की श्रेणी में देखें तो विटामिन बी की श्रेणी में यानी बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स का यानी पहली विटामिन है विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं, या विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस और डर्मेटाइटिस। किलोसिस का तात्पर्य है कि होठ का फटना, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा संबंधी रोग। यानी विटामिन B1, विटामिन B2 आदि से बेरी किलोसिस और डर्मेटाइटिस जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। विटामिन B3 की बात करते हैं तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। याद रखना है एकदम, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो निकोटिनिक अम्ल, और इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग यानी डर्मेटाइटिस नामक बीमारी होती है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, और पैंटोथेनिक अम्ल की कमी से पैलाग्रा यानी आपके जीभ
त्वचा पर पपड़े जैसे दिखने लगती है, उसी को बोलते हैं पैलाग्रा। ये एग्जामिनेशन में ये भी ज्यादा पूछी जाती है। यानी पैलाग्रा किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B5 की कमी से होती है। अब विटामिन B6 की बात करते हैं, तो B6 का रासायनिक नाम है पायरेडॉक्सिन, और पायरेडॉक्सिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया यानी खून की कमी। अब चलते हैं विटामिन B7। तो देखिए विटामिन B7 कहीं किताबों में नहीं लिखा रहता, यानी वह उसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन के नाम से विटामिन B7 जानी जाती है। और विटामिन B7 की कमी से अगर देखा जाए तो त्वचा संबंधी रोग भी होता है, बालों संबंधी रोग भी होता है। आ जाते हैं विटामिन B12 के पास। और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग और पर्निशस एनीमिया नामक बीमारी होती है। अब चलते हैं अगली विटामिन के पास, फोलिक अम्ल। यानी ध्यान रखिएगा, ये फोलिक अम्ल को विटामिन B8 में, B9 में और B10 में इसमें ये समाहित किया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फोलिक अम्ल को विटामिन 8, विटामिन 9, विटामिन K आदि में रख दिया गया है। तो फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी समस्या हो सकती है। अगली विटामिन है विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग कैसे है? तो ये आपके दांत और मसूड़ों यानी खास करके गम से रुधिर का स्राव होना माना जाता है। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और अक्सर ये सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाई जाती है। तो आपने विटामिन की खोजकर्ता, विटामिन का नाम किसने रखा और विटामिन की श्रेणियों को जाना। तो विटामिन की मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं, पता है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। आप ध्यान से रखिएगा, वे विटामिन जो वसा के साथ क्रिया करती हैं इसलिए इन्हें वसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। वे विटामिन जो जल में घुल जाती हैं, यानी कह सकते हैं वाटर के साथ क्रिया करती हैं, इसलिए इन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ विटामिनों को ज्यादा ताप और ज्यादा दाब यानी कह सकते हैं इसको ज्यादा हीटिंग करने पर विटामिन नष्ट हो सकती हैं। तो आपने विटामिनों के बारे में तथा कह सकते भोजनों के बारे में देखा, और आगे हम आपको बताएंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। यानी पाचन को पढ़ने से पहले हमें भोजन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाचन भोजन का होगा, इस वजह से भोजन को हम लोग जाने। आगे के वीडियो में हम लोग भोजन कह सकते हैं भोजन का पाचन कैसे होता है, पाचन की प्रक्रिया कैसी है, ये सब प्रक्रिया जो है जानेंगे।